नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास जब आप पढ़ते हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है समकालीन कविता या फिर कह लीजिए साठोत्तरी कविता। इस पर विस्तृत चर्चा होगी। आज हम समझेंगे कि साठोत्तरी कविता का उद्भव कैसे हुआ। हालांकि समकालीन कविता जब कहा जाता है साठोत्तरी कविता को, तो वो अभी तक की बात कर देते हैं, यानी अभी तक जो काव्य सृजन हो रहा है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। सारी काव्य धाराओं पर, काव्य आंदोलनों पर मैंने बारी बारी से चर्चा कर ली है और ये अंतिम वीडियो बन जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, क्योंकि मैंने आधुनिक काल के जितने भी काव्य खंड आए हैं, जैसे कि पहले तो आ जाता है भारतेंदु युग, उस पर विस्तृत चर्चा हुई। दूसरा आता है द्विवेदी युग, उस पर विस्तृत चर्चा हुई। इनफैक्ट मैंने 2 वीडियोस डाले हैं जिसके माध्यम से मैंने हिंदी पत्रकारिता और जो खड़ी बोली आंदोलन हुआ था द्विवेदी युग में, उसको मैंने पूरी तरीके से कवर अप किया है। तीसरा वीडियो मैंने डाला है छायावाद के संदर्भ में, चौथा डाला है छायावाद उत्तर या फिर उत्तर छायावाद, और 5वां डाला है प्रगतिवाद, फिर डाला है प्रयोगवाद का, और उसके पश्चात नई कविता, और उसके पश्चात आता है समकालीन कविता या साठोत्तरी कविता। तो इस तरह से आप क्रमानुसार पढ़ते चलिएगा तो आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक युग की प्रवृत्तियाँ डिफरेंट होती हैं। तो प्रवृत्तियों को आप या फिर कह लीजिए विशेषताएं जो हैं उनको आप बेहतर तरीके से तब समझ पाएंगे जब आप क्रमानुसार चलेंगे, एक एक वीडियो को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आप पिछले वीडियोस देख चुके होंगे। नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल विजिट करिए, आपको एक अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हुआ होगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट की जब लिंक होगी उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सारे वीडियोज़ को एक प्लेलिस्ट में आसानी से ढूंढ पाएंगे। तो इस वीडियो को बिना समय ज़ाया किए शुरू कर लेते हैं। एक बार फिर से नमस्कार, और आज के वीडियो का विषय है समकालीन कविता या फिर साठोत्तरी कविता। सबसे पहले साठोत्तरी कविता के शाब्दिक अर्थ को समझते हैं, क्योंकि आपको एक शब्दों को तोड़कर उसका अर्थ क्या होता है ये आपको समझना आना चाहिए और समझाना भी आना चाहिए, तभी आप बेहतर ढंग से अपने उत्तर को एक्सप्लेन कर पाते हैं और आपका उत्तर एग्जामिनर जब चेक करता है कॉपी तो वो अलग पाता है वाक्यों की तुलना में, और आप अधिक अंक प्राप्त करने के दावेदार बन जाते हैं। तो साठोत्तरी कविता का जो शाब्दिक अर्थ है इसको 2 शब्दों में तोड़कर आप देखिए, साठ और उत्तर। अब 2 शब्द हो गए यहाँ पर, पहला तो है साठ, दूसरा हो जाता है उत्तर। उत्तर यानी कि बाद में, तो 60 के यानी 1960 के उत्तर काल में लिखा गया काव्य साठोत्तरी काव्य के अंतर्गत आता है ना। साठोत्तर, इसलिए इसका नाम साठोत्तरी कविता रखा गया है। समकालीन यानी कि जो प्रेजेंट में चीज़ें लिखी जा रही हैं, वर्तमान में जो कविता काव्य खंड या फिर जो काव्य पक्ष की विशेषताओं को लिए हुए जो लेखन कार्य हो रहा है, सृजन कार्य हो रहा है हिंदी साहित्य जगत में, वो समकालीन कविता कहलाता है। तो इन दोनों का जो शाब्दिक अर्थ होता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो जाहिर सी बात है आपने आज के युग की जो कविताएं पढ़ी होंगी, या हो सकता है आप में से भी कई लोग कविताएं लिखते होंगे, तो उनमें जो विशेषताएं हैं जाहिर सी बात है वहाँ पर मुक्तक छंद में आप बड़े ही स्वच्छंद भाव से कविताएं लिख देते हैं, कोई आप पर बाध्यता नहीं होती, तो वो सारी विशेषताएं बन जाती हैं या प्रवृत्तियां बन जाती हैं समकालीन कविता की। तो इसीलिए समकालीन कविता काफ़ी समझना आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप कई चीज़ों से अभी वर्तमान में रूबरू भी हो रहे होते हैं, तो इसलिए इसकी प्रवृत्तियाँ एक्सप्लेन करना बहुत ईजी हो जाता है। बाकी मैंने यहाँ पर लिखित रूप में 3 प्रश्न लिख दिए हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए और इनके माध्यम से मैं पूरे वीडियो में इनके उत्तर आपको समझाऊंगी, जिससे कि समकालीन कविता या साठोत्तरी कविता से जिस भी तरह का प्रश्न बनेगा वो आप उत्तर दे पाएंगे। इस एकमात्र वीडियो को देखने के पश्चात आप इतने सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहले हालांकि मैंने परिचय दे दिया है, लेकिन लिखित रूप में जो मैंने लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। लिखा है कि प्रयोगवाद के प्रारंभ से ही हिंदी कविता के क्षेत्र में लीक तोड़ने की परंपरा शुरू हो गई थी।
सब अपनी अपनी सोच के साथ अंधानुकरण में लगे थे। धीरे धीरे प्रयोगवाद और नई कविता के प्रति आकर्षण ज़्यादा नहीं चल पाया। इनकी विशिष्टताओं के अतिरिक्त अर्थात नए नए प्रयोगों का जबरदस्ती किसी चीज़ को थोप देना, तो जबरदस्त अधिकाय और जबरन का नयापन इस सीमा तक बढ़ा कि पाठक वर्ग तक इससे बौखला गया। जो नई कविता या फिर प्रयोगवादी युग में जो प्रयोग हो रहे थे बिंबों के आधार पर और उपमाओं के आधार पर, उपमानों के आधार पर, उन सबसे पाठक वर्ग भी एक स्तर पर आकर बौखला गया। आगे लिखा है, बुद्धि केंद्रित तथाकथित रस ने इसको नीरस बनाया तो तथाकथित नव प्रयोगों ने एकदम पाठक हृदय से दूर। परिणाम यह भी हुआ कि स्वतंत्रता के पश्चात 7वां दशक आते आते प्रयोगवाद और नई कविता हाशिए पर आते गए। यूं इस समय तक हिंदी कविता और कवि भी, यानी हिंदी कविता भी और जो लेखन कार्य कर रहे थे वो कवि भी निसंदेह प्रतिक्रियावश न जाने कितने रूप प्रकार धारण करने लगे। फलतः नई कविता नई नई दिशाएं तलाशने लगी जो नए नए आंदोलनों के रूप में सामने आने लगी। 1960 के पश्चात क्या होता है? क्योंकि 1960 के बाद ही जो काव्य सृजन हुआ वो साठोत्तरी कविता कहलाता है। तो ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है समझने। तो 1960 के आसपास नई कविता की धारा में असंतोष, अस्वीकृति और विद्रोह का स्वर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। कविता नित्य नए नामों और उनके प्रवर्तकों के साथ नजर आने लगी। इसीलिए कई काव्य आंदोलन समानांतर भी चलते रहे जो हालांकि मतलब उतने महत्वपूर्ण नहीं माने गए, इसलिए उनका बहुत कम नाम लिया जाता है हिंदी साहित्य जगत में, जो कि काफ़ी कम समय सीमा के लिए चले थे और उनके प्रवर्तक भी उतने कह लीजिए प्रसिद्ध नहीं थे। इसलिए वो जो जैसे नकेनवाद एक समय आया था, हालावाद आया था, इसी तरह की अकविता आंदोलन भी चला था। कई काव्य आंदोलन ऐसे आए थे। इसलिए मतलब जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिनमें कई कवियों का अपना योगदान रहा है, उन्हें हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य जगत में। तो आगे बात करूं इस मतलब जो प्रमुख रचनाकारों यानी प्रमुख कवियों की बात करूं तो समकालीन या साठोत्तरी कविता के जो प्रमुख कवि हैं उनके नाम मैंने आपके समक्ष लिख दिए जो कि आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं चंद्रकांत देवताले, द्वितीय स्थान पर आते हैं या फिर दूसरा नाम है गोपालदास नीरज का, और अगला नाम है लीलाधर जगुड़ी का, अगला नाम है राजेश जोशी का। इनकी कविता आप सबने एनसीईआरटी में पढ़ी होगी कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कोहरे से भरी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कक्षा 12वीं का आई थिंक या तो सबसे अंतिम अध्याय या फिर कक्षा 10वीं में ये कविता पढ़ाई गई थी। अब सिलेबस चेंज हो चुका होगा तो मुझे नहीं पता, मेरे समय की बात मैं कर रही हूँ। अगला है मंगलेश डबराल नाम, और अगला नाम है आलोक धनवा जी का, और अगला नाम है विनोद कुमार शुक्ल जी का, जिन्हें सन 2025 का यानी इसी साल का, अगर आप इस साल ये वीडियो देख रहे हैं तो इसी साल का ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य जगत के प्रमुख रचनाकार बन जाते हैं। क्योंकि इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है इस वर्ष। तो समकालीन कवियों में ये नाम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बाकी आपको किसी अन्य कवि का नाम इसमें ऐड ऑन करना है तो वो आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। अब बात करती हूँ समकालीन कविता की प्रवृत्तियों और विशेषताओं पर। बिंदुगत तरीके से इन पर चर्चा होगी। तो पहली जो प्रवृत्ति या फिर विशेषता बन जाती है वो है नवीन प्रयोगों का मोह। नवीन या फिर नव प्रयोग बात एक ही है, अर्थ एक ही है। तो समकालीन कविता का मूल स्वर क्या है? वो है नवीन प्रयोगों का मोह। भाव तथा शिल्प दोनों ही दृष्टियों से समकालीन कवि नए प्रयोगों या फिर नव प्रयोगों के पक्षधर थे। यद्यपि प्रयोग प्रत्येक काल के कवियों ने किए हैं, वर्तमान में भी प्रयोग हो रहे हैं, जाहिर सी बात है। आप ये तो स्वयं इस बात के दृष्टा हैं, साक्ष्य आपके समक्ष हैं, तो आप देख भी रहे होंगे कि किस तरह से आज नवीन प्रयोग हो रहे हैं हिंदी साहित्य के काव्य क्षेत्र में भी और गद्य क्षेत्र में भी, तो भविष्य में भी होंगे। पर किसी भी पूर्ववर्ती काव्यधारा के कवियों ने अपने को प्रयोगवादी घोषित नहीं किया। हालांकि जो प्रयोगवादी युग था उसे भी अज्ञेय जी जो थे, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय, वो किसी वाद से जोड़कर नहीं चलना चाह रहे थे, लेकिन वो वाद से जोड़ ही दिया गया। क्योंकि जब किसी भी शब्द के आगे वाद लग जाता है तो वो एक सिद्धांत बन जाता है, यानी अब उससे
हेर फेर नहीं हो सकती, बदलाव नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी वो युग प्रयोगवादी युग कहलाया। उस पे हालांकि बहुत आलोचकों की विभिन्न टिप्पणियां हैं, उसको आप जब गहराई से पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जान पाएंगे। आगे लिखा है, समकालीन कविता के कवियों में प्रयोग के प्रति आग्रह अति के रूप में नहीं है, यानी बहुत अति नहीं है, बल्कि वे इसे स्वाभाविक सत्य के रूप में स्वीकार कर काव्य रचना में प्रवृत्त होते हैं। साठोत्तरी कविता के समर्थ कवि केदारनाथ सिंह, इनका आप सभी ने नाम सुना होगा, के प्रयोग दृष्टव्य हैं जो मध्यम या हल्केपन से युक्त हैं, यानी ज़्यादा वहाँ पर अति नहीं है और कमतर भी नहीं है। इनमें बिंब विधान के प्रति आग्रह अवश्य है। किनमें? केदारनाथ सिंह की बात यहाँ पर हो रही है, जिन्होंने नई कविता आंदोलन से जुड़े हुए, जो कि एक महत्वपूर्ण कवि है और इन्होंने साठोत्तरी कविता में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। दूसरी प्रवृत्ति या विशेषता की बात करूं समकालीन कविता की, तो वो है बौद्धिकता, जो कि नई कविता की भी एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही है। लिखा है, बौद्धिकता समकालीन कविता की अनिवार्यता, यानी कि कंपल्सन जरूरी हो गई थी। ये तो दिखती ही दिखती थी किसी भी कविता को, जब समकालीन या फिर साठोत्तरी मतलब 1960 के युग की बात करें तब भी, और आज के युग की बात करें तब भी, ये जो प्रवृत्ति है मुख्य रूप से विद्यमान दिखाई देती है कविता में। वह केवल अनिवार्यता ही नहीं है, बल्कि धारा के कवि गर्व के साथ इसकी घोषणा भी करते हैं। किसकी? कि उस कविता में बौद्धिकता विद्यमान है। नया प्रयोगधर्मी कवि अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पुष्टि के लिए उक्त बौद्धिकता का सहारा लेता है। आगे लिखा है कि नई कविता में यह बौद्धिकता नव स्वच्छंदतावादी भावुकता के साथ मिलकर एकाकार हो गई है, जिससे उसमें बौद्धिकता का अतिवाह नहीं आ पाया। साठोत्तरी कविता के कवियों में डॉक्टर केदारनाथ सिंह की कविता को सीधा और सरलता से युक्त स्वीकार किया गया है। डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव, जो समकालीन कविता है फिर साठोत्तरी कविता है, इसे नई सरलता का नाम देते हैं। तो ये इसकी दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति बन जाती है। अब बढ़ते हैं तीसरी प्रवृत्ति की ओर या फिर तीसरी विशेषता की ओर। तीसरी प्रवृत्ति और विशेषता आप सामने देख पा रहे होंगे, वो है यथार्थवाद। लिखा है कि किसी विचारक का मत है कि जब व्यक्ति अहम यानी कि अहंकार को एकमात्र सत्य स्वीकार कर लेता है, तब बाह्य जगत या तो उसके लिए एकदम अयथार्थ होता है, अथवा यदि यथार्थ है भी तो उस सीमा तक जो उसके अहम पर आधारित हो। संभवतः इसी कारण से प्रयोगवादी कवियों के अहम ने उन्हें अंतर्मुखी यथार्थवादी बना दिया था। यानी जब व्यक्ति अहम की भावना से भर जाता है, मैं की भावना से भर जाता है, यानी स्वयं सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, तो फिर जो बाह्य जगत है, बाह्य समस्याएं हैं, बाहरी जगत के लोग हैं, वो उसे दिखने बंद हो जाते हैं। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो एक बाहरी यथार्थ हो जाता है और एक आंतरिक यथार्थ। तो कवि को चाहिए, या फिर कह लीजिए जो नई कविता का कवि था, वो कहीं ना कहीं अंतर्मुखी यथार्थवादी बन गया था। लेकिन जब समकालीन कविता का उदय हुआ या फिर साठोत्तरी कविता का उदय हुआ, तो उसमें जो ये आंतरिक या फिर अंतर्मुखी यथार्थवाद था, वो बदलाव हुआ उसमें। वो फिर से बाह्य जगत की ओर मतलब लौटना शुरू हुआ। कौन? कवि और उस युग का साहित्य। आगे बढ़ूं तो आगे लिखा है, समकालीन कविता में पाया जाने वाला यथार्थ, हालांकि मैंने ये बता दिया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं, किसी सिद्धांत से परिचालित न होकर वैयक्तिकता पर आधारित है। यानी कोई उसे चला नहीं रहा है, उसे एक व्यक्ति की जो भावनाएं हैं, मतलब उनके चलते वो जो काव्य है, आंदोलन है, वो वैयक्तिकता पर आधारित हो गया है। अब सुई और तागे के बीच में कविता की ये पंक्तियां इसी व्यक्तिवादी यथार्थ से उद्भूत हुई हैं। अब सुई और तागे जो है एक कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है। आप अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र या छात्रा हैं तो ये आप अवश्य पढ़ेंगे। जब आप छायावादोत्तर युग की कविताओं का जो पेपर है आपके सिलेबस में लगाया जाएगा, तब उसमें आप देखेंगे किस तरह से जो एक माँ है, मतलब इस कविता का मर्म बहुत गहरा है कि उसका बेटा बाहर पढ़ने चला गया है या फिर नौकरी आदि के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में बाहर चला गया है, और वो माँ किस तरह से सुई और तागे के बीच में उसकी जिंदगी दबी हुई है और बीती जा रही है। तो
ये कविता आप पढ़ेंगे तो बेहद आपको खूबसूरत लगेगी। और रही बात पंक्तियों की, तो वो पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं कि पिछले 60 वर्षों से एक सुई और तागे के बीच दबी हुई है माँ, हालांकि वह खुद एक करघा है। तो ये पंक्तियां आप नोट डाउन कर लीजिएगा और उद्धरण देकर आइएगा अपनी परीक्षा में जब आपसे प्रश्न पूछा जाए इससे संबंधित, यानी कि साठोत्तरी कविता की प्रवृत्तियों से संबंधित। आगे बढ़ूं तो अगला या फिर अगली जो विशेषता या फिर प्रवृत्ति है वो है दुरूहता। डॉक्टर नगेंद्र, वही जिनका आपने नाम अवश्य सुना होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल जी द्वारा संपादित पुस्तक है। तो उन्हीं डॉक्टर नगेंद्र की बात यहाँ पर हो रही है। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रयोगवादी कविता की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक विशेषता दुरूहता है। दुरूहता यानी कि क्लिष्टता, कठिनाई। अन्य शब्दों में प्रयोगवादी कवि अपनी मानसिक उलझनों को न सुलझाकर उसी रूप में कविता के द्वारा प्रस्तुत करने का विश्वासी है। परिणामतः यानी परिणाम स्वरूप ऐसी कविताएं पाठक के लिए दुरूह बन गई हैं। आप देख रहे होंगे कि जो नोट्स हैं ये इनमें एक आपको सीक्वेंस दिख रहा होगा कि पहले बात नई कविता की जा रही है, फिर बात आ रही है साठोत्तरी कविता या फिर समकालीन कविता की। वो इसलिए क्योंकि आपको एक आइडिया लगता रहे कि किस तरह से नई कविता, जाहिर सी बात है एक आंदोलन से ही दूसरा आंदोलन जन्म लेता है। तो नई कविता आंदोलन से ही साठोत्तरी कविता, साठोत्तरी काव्य का उदय हुआ था। तो क्या क्या परिस्थितियां रही जिनके चलते ये उदय हुआ, इसलिए यहाँ पर इस सीक्वेंस में नोट्स तैयार किए गए हैं ताकि आपको एक भी तरह मतलब किसी भी तरह के डाउट्स ना रहें। आगे लिखा है कि इससे अतिरिक्त प्रतीकों की अति सांकेतिकता यानी संकेत, भाषा का निरंकुश प्रयोग भी इन कविताओं को दुरूह बना देता है। समकालीन कविता में अब क्या अंतर दिखा, तो समकालीन कविता अथवा साठोत्तरी कविता यद्यपि पूर्णतः दुरूहता से मुक्त नहीं हो पाई, क्योंकि कोई भी आंदोलन जब शुरू होता है तो पहले से जो चली आ रही यानी अपनी जड़ों को एकदम से तो छोड़ना मुश्किल होता है, असंभव होता है, धीरे धीरे ही परिवर्तन संभव होता है। तथापि इसमें मात्रात्मक कमी अवश्य आई है, यानी कि मात्रात्मक कमी अवश्य आई है। यहाँ पर कमी होगा, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आगे लिखा है कि यहाँ भी प्रतीकों का आग्रह है, यानी कहाँ पर, साठोत्तरी कविता में, पर उनका प्रयोग काव्य को दुरूह बनाने के लिए नहीं किया गया है, अपितु कविता को यथार्थ जीवन के निकट लाने के लिए किया गया है। यहाँ कवि केदारनाथ सिंह की कुछ, यहाँ पर कुछ होगा, कुछ ऐसी पंक्तियां नीचे प्रस्तुत हैं जिनको मैं पढ़ दे रही हूँ। लिखा है कि क्योंकि इस समय कितना मुश्किल है अलग कर पाना प्रेमिका को अखबार से और अखबार को सुर्ख आंखों वाले किसी जंगली जानवर से। तो इस तरह की पंक्तियां आप, अगर आपको याद हो सकती हैं तो वेल एंड गुड, आप लिख कर आइएगा। और खुद से अगर कुछ पंक्तियां आपको इस प्रवृत्ति या फिर इस विशेषता को लिए हुए नजर आती हैं तो आप वो याद कर लीजिएगा। इसमें ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि आपको यही पंक्तियां याद करनी है। अगली प्रवृत्ति की ओर बढ़ूं तो अगली प्रवृत्ति में 3 प्रवृत्तियां संकलित हैं। वो है कुंठा, और दूसरी है टूटन और पलायनवादिता। नीचे लिखा है अनास्था, निराशा से व्याप्त प्रयोगवादी कवि सदैव कुंठाग्रस्त रहता है, उसका व्यक्तित्व खंडित रहता है, वह विद्रोह करता है पर असफल रहता है, फलतः उसमें एक कटु निराशा का आविर्भाव हो जाता है। तो यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। अगर अभी भी कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप मुझे अवश्य बताएं। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला होता है, आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। बाकी अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि इस चैनल से मैं आपकी मदद कर पा रही हूं तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें, अपने साथियों को चैनल से जोड़ें, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो है एक व्यापक स्तर पर मैं आप सभी लोगों की मदद कर पाऊँ। तो आप अगर व्यक्तिगत तौर पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी समस्याएं साझा करना चाहते हैं, मेरे सुझाव जानना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने साथियों को चैनल से अवश्य जोड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।